कहानी शुरू होती है इटर्निया नाम की एक जादुई दुनिया से, जहां ग्रिफिन्स, ड्रैगन्स और बोलने वाले बाघ भी सच में मौजूद हैं। इसी दुनिया के बीचों बीच स्थित है कैसल ग्रेस्कल, जो पूरे ब्रह्मांड का धड़कता हुआ दिल माना जाता है। इस महल में देवताओं जैसी असीम शक्तियां कैद हैं, जिन्हें केवल एक ही जादुई तलवार के जरिए हासिल किया जा सकता है। किंवदंतियों के अनुसार जब भी इस दुनिया पर कोई भयानक संकट आएगा तो एक महान योद्धा इस तलवार को उठाएगा और सबकी रक्षा करेगा। लेकिन तब तक के लिए यह जादुई तलवार एक बेहद शक्तिशाली जादूगरनी की कड़ी निगरानी में सुरक्षित रखी गई है। इस जादुई दुनिया के राजा रैंडर का एक बेटा है जिसका नाम एडम है। एडम असल में बिल्कुल भी निडर या ताकतवर योद्धा नहीं है। उसे हथियारों की ट्रेनिंग लेने के बजाय अपने पालतू और बोलने वाले बाघ क्रिंजर के साथ खेलना ज्यादा पसंद है। एक दिन एडम और बाकी सभी नए सैनिकों को महल के कमांडर डंकन कड़े अभ्यास करवा रहे होते हैं। एडम को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था और वह ट्रेनिंग में लगातार गलतियां कर रहा था। तभी डंकन की गोद ली हुई बेटी टीला एडम की जोड़ीदार बनती है और उसे पल भर में हरा देती है। इसी बीच एडम के पिता राजा रैंडर वहां आ जाते हैं और अपने बेटे को इतनी कमजोरी से लड़ता देख बेहद निराश हो जाते हैं। गुस्से में आकर राजा रैंडर खुद एक तलवार उठाते हैं और एडम पर जोरदार हमला करते हुए उसे जमीन पर गिरा देते हैं, यह समझाते हुए कि यह दुनिया कमजोरों के लिए नहीं है। एडम अंदर से टूट जाता है और अकेला खड़ा रहता है, लेकिन टीला वहां आकर उसे हौसला देती है कि वह उसे बिल्कुल भी कमजोर नहीं मानती। सब कुछ सामान्य लग रहा होता है। तभी जादूगरनी की नजर आसमान की ओर जाती है और अचानक खौफनाक दुश्मनों के अनगिनत जहाज वहां छा जाते हैं। यह भयानक हमला खूंखार विलेन स्केलेटर की सेना का था। पूरे शहर में हाहाकार मच जाता है और भयंकर जंग छिड़ जाती है। डंकन राजा और उनके परिवार को बचाने के लिए दुश्मनों की एक बड़ी फौज से अकेले ही भिड़ जाता है। ट्रैप जॉ नाम का एक खतरनाक दुश्मन डंकन पर हमला करता है, लेकिन डंकन उसे दीवार पर दे मारता है। तभी ट्रैप जॉ अपने हाथ को एक तोप में बदलकर डंकन पर जोरदार ब्लास्ट करता है और वहां एक बम लगा देता है। डंकन अपनी बेटी टीला के साथ ऐन मौके पर वहां से बच निकलता है। दूसरी ओर स्केलेटर खुद आकर राजा रैंडर पर हमला कर देता है और उन्हें बुरी तरह हराते हुए उनका मुकुट छीन लेता है। हालात बेकाबू होते देख एडम की मां रानी मरीना उसे सुरक्षित बचाने के लिए सीधे कैसल ग्रेस्कल ले जाती है, जहां जादूगरनी एडम को वह जादुई तलवार सौंपती है। रानी तय करती है कि एडम को उनके पुराने घर यानी पृथ्वी पर भेज दिया जाए ताकि वह स्केलेटर से बच सके। जादूगरनी तुरंत एक जादुई पोर्टल खोलती है, लेकिन तभी स्केलेटर वहां पहुंच जाता है और रानी पर जोरदार वार करता है। जादूगरनी एक पक्षी का रूप लेकर स्केलेटर से लड़ती है और एडम को पोर्टल के अंदर कूदने के लिए कहती है, यह समझाते हुए कि यह तलवार ही उसके वापस लौटने का एकमात्र रास्ता है। लेकिन एडम जैसे ही पोर्टल के भीतर गिरता है, झटके की वजह से उसके हाथ से वह जादुई तलवार छूट जाती है। एडम सीधा पृथ्वी के एक ठंडे तालाब में जा गिरता है और उसकी वह एकमात्र तलवार जो उसे वापस उसके घर ले जा सकती थी, अब हमेशा के लिए कहीं खो चुकी थी। 15 साल बीत चुके हैं और अब एडम एक आम इंसान की तरह पृथ्वी पर एक बोरिंग एचआर की नौकरी कर रहा है। वह अपनी असलियत भूला नहीं है और आज भी लगातार अपनी खोई हुई जादुई तलवार की तलाश कर रहा है। वह अपनी डेट्स और अपने रूममेट को इटर्निया की कहानियां सुनाता है, लेकिन सबको लगता है कि वह पागल है और अपने माता पिता को खोने के सदमे से बचने के लिए यह सब कहानियां गढ़ रहा है। एक दिन ऑफिस में उसकी बॉस उसे सख्त चेतावनी देती है कि अगर उसने काम के वक्त अपनी तलवार खोजना बंद नहीं किया तो उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ठीक उसी वक्त एडम के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। किसी ने इंटरनेट पर उसकी जादुई तलवार की फोटो डाली है और उसे $300 में बेच रहा है। एडम बिना एक पल की परवाह किए अपनी नौकरी दांव पर लगाता है और भाग निकलता है। एडम सीधा एक कॉमिक बुक स्टोर पहुंचता है, जहां उसकी वह जादुई तलवार एक स्टैच्यू के हाथ में शोपीस की तरह रखी हुई थी। वह तुरंत आगे बढ़ता है और वहां मौजूद कर्मचारियों के रोकने के बावजूद पूरी ताकत लगाकर उस तलवार को खींचकर बाहर निकाल लेता है। एडम पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी तलवार आसमान की ओर उठाता है और जादुई शब्द कहता है, बाय द पावर ऑफ ग्रेस्कल। उसे लगता है कि अब वह एक झटके में अपने घर लौट जाएगा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं होता। कोई जादू काम नहीं करता। एडम घबराकर वहां से भागता है, लेकिन कुछ ही देर में पुलिस उसे चोरी के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। एडम पुलिस की गाड़ी में बैठा होता है, तभी अचानक सड़क पर भारी जाम लग जाता है और लोग दहशत में इधर उधर भागने लगते हैं। इससे पहले कि पुलिस वाले कुछ समझ पाते, एक भयानक और विशालकाय दैत्य बीस्ट मैन पुलिस की गाड़ी पर छलांग लगा देता है। वह एडम को देखते ही दरवाजे को तोड़ने लगता है। एडम चतुराई से अपनी तलवार का इस्तेमाल करके गाड़ी का शीशा तोड़ता है और वहां से अपनी जान बचाकर भागता है, लेकिन बीस्ट मैन उसका पीछा करता है और पीछे से हमला करके उसे दूर फेंक देता है। जैसे ही वह दैत्य एडम को जान से मारने वाला होता
होता है तभी एक बेहद ताकतवर महिला योद्धा वहां एंट्री लेती है और बीस्टमैन को पुल से नीचे फेंक देती है। यह कोई और नहीं बल्कि एडम की बचपन की दोस्त टीला थी, जो अब एक जाबांज फाइटर बन चुकी है। टीला एडम को बताती है कि जब उसने इतने सालों बाद उस तलवार को छुआ तो उसमें से एक सिग्नल निकला था, जिसे ट्रैक करके ही दुश्मन और वह यहाँ तक पहुँचे हैं। बीस्टमैन दोबारा उन पर खतरनाक हमला करता है, लेकिन दोनों जान बचाकर भागते हुए एक पार्क में पहुँचते हैं जहाँ टीला का स्पेसशिप छिपा हुआ था। टीला तुरंत एक जादुई पोर्टल खोलती है और दोनों पृथ्वी छोड़कर वापस इटर्निया की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में टीला बड़े भारी मन से एडम को बताती है कि उस खौफनाक रात के बाद से उसने किसी को नहीं देखा है और सब कुछ बदल चुका है। जब उनका स्पेसशिप इटर्निया पहुंचता है तो एडम अपने खूबसूरत शहर को पूरी तरह से तबाह और वीरान देखकर अंदर तक हिल जाता है। लेकिन उनकी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थीं। उन्हें यह नहीं पता था कि स्केलेटर को भी उनके आने की भनक लग चुकी है और उसने अपने सबसे खतरनाक शिकारियों को उनके स्पेसशिप के पीछे लगा दिया है। दूसरी ओर स्केलेटर को अपनी जासूस एविल लिन से यह खबर मिल जाती है कि टीला अपने साथ उस जादुई तलवार को इटर्निया वापस ले आई है। स्केलेटर उस तलवार को पाने के लिए इस कदर पागल है कि वह एविल लिन को यातना देते हुए समझाता है कि जब तक वह तलवार उसके हाथ में नहीं आ जाती, उसकी सारी ताकत और उसका यह विशाल साम्राज्य महज एक छलावा है जो पल भर में छिन सकता है। इधर टीला एडम को एक खुफिया और अंधेरे ठिकाने पर ले जाती है जहां राजा रैंडर की सेना के कुछ गिने चुने सैनिक अपनी जान बचाकर छिप रहे हैं। एडम वहां अपने बचपन के उन नायकों रैम मैन, फिस्टो और डियान से मिलता है जिनकी कहानियां वह हमेशा दूसरों को सुनाता था, लेकिन वे एडम को अपना राजकुमार मानने से साफ इनकार कर देते हैं और उसकी बातों का मजाक उड़ाते हुए एडम और टीला को एक बदबूदार जेल के अंदर धकेल देते हैं। जेल के अंदर एडम की नजर एक नशे में धुत आदमी और एक पुरानी सफाई करने वाली रोबोट पर पड़ती है जिसका नाम रोबोटो है। एडम तब पूरी तरह से हैरान रह जाता है जब टीला उस शराबी आदमी को पिता कहकर बुलाती है। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि इटर्निया का सबसे महान और निडर योद्धा डंकन था। एडम डंकन को जगाकर उसकी पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन डंकन अपनी पिछली हार के सदमे में इस कदर डूब चुका है कि वह वहां से हिलने को भी तैयार नहीं होता। तभी अचानक पूरी इमारत भयंकर धमाकों से दहल उठती है। ट्राइकॉप्स और दुश्मनों की भारी सेना ने उनके इस खुफिया ठिकाने को खोज निकाला था और अब वे उन्हें मारने के लिए अंदर घुस रहे थे। रोबोटो तुरंत एक दीवार को तोड़कर रास्ता बनाती है और वे डंकन को अपने साथ घसीटते हुए वहां से भागते हैं। भागते हुए उनका सामना खूंखार ट्रैप, जॉ और उसकी हथियारों से लैस सेना से हो जाता है। एडम अब भी खुद को पृथ्वी का एक आम एचआर कर्मचारी समझ रहा था, इसलिए वह आगे बढ़कर दुश्मनों से शांति से बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रैप जॉ बिना कुछ सुने एडम पर सीधा और जानलेवा हमला कर देता है, जिसमें एडम बुरी तरह पिटने लगता है। हालात बेकाबू होते देख टीला जोर से चिल्लाती है और एडम को अपनी तलवार का इस्तेमाल करने के लिए कहती है। एडम उस तलवार को कसकर पकड़ता है और जादूगरनी के वे जादुई शब्द याद करते हुए पूरी ताकत से चिल्लाता है, बाय द पावर ऑफ ग्रेस्कल। आसमान से एक भयानक बिजली सीधे उस पर गिरती है और अगले ही पल वह कमजोर सा एडम एक बेहद विशालकाय, चमत्कारी और अजेय योद्धा में बदल जाता है। एडम अपनी इस नई ताकत का इस्तेमाल करते हुए अकेले ही ट्रैप जॉ और उसके सैनिकों को बुरी तरह रौंद डालता है। इसके बाद वे सभी तेजी से एक स्पेसशिप में कूदकर वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आसमान में उनकी असली मौत उनका इंतजार कर रही है, क्योंकि स्केलेटर के अनगिनत लड़ाकू जहाजों ने अब उनके स्पेसशिप को चारों तरफ से घेर लिया था और उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया था। आसमान में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। डंकन एडम से कहता है कि वह बाहर जाकर दुश्मनों को रोके। एडम तुरंत एक स्काई स्लेज पर छलांग लगा देता है, भले ही उसे इसे चलाना बिल्कुल नहीं आता। जैसे तैसे वह उसे काबू करता है, लेकिन दुश्मनों की गोलियों की बौछार से उनका मुख्य जहाज बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर नीचे गिरने लगता है। एडम अपनी जान की परवाह किए बिना हवा में ही एक दुश्मन के जहाज पर कूद पड़ता है, दुश्मन को बाहर फेंकता है और खुद उसे चलाने लगता है। अपनी इस चमत्कारी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वह एक लड़ाकू जहाज को अपने नंगे हाथों से रोककर हवा में ही दूर फेंक देता है, लेकिन अंततः उनका अपना जहाज क्रैश होकर एक घने जंगल में जा गिरता है। दूसरी तरफ स्केलेटर उन पकड़े गए सैनिकों पर अपना कहर बरपा रहा है। वह जानना चाहता है कि यह नया जादुई तलवार वाला योद्धा कौन है। डर के मारे फिस्टो सच उगल देता है कि वह कोई और नहीं बल्कि राजा रैंडर का खोया हुआ बेटा एडम है। यह सुनकर स्केलेटर एक क्रूर हंसी हंसता है और सभी को कालकोठरी में सड़ाने का हुक्म दे देता है। इधर जंगल में दुर्घटना के बाद टीला एडम को खोज निकालती है। डंकन को एक पुराने संदूक में अपना कमांडर वाला सूट मिल जाता है, लेकिन
लेकिन तभी डंकन की शराब पीने की लत को लेकर उसकी अपनी बेटी टीला के साथ तीखी बहस हो जाती है। निराश डंकन एडम को समझाता है कि जब परिवार पर मौत का खतरा मंडराता है तो एक इंसान सिर्फ उनकी रक्षा करना जानता है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। इसी बीच एडम और टीला अकेले में बात करते हैं। एडम भावनाओं में बहकर टीला को चूमने की कोशिश करता है, लेकिन टीला उसे रोकते हुए कहती है कि वह उसे हमेशा से अपना एक बहुत अच्छा दोस्त ही मानती है, जिससे एडम थोड़ा असहज हो जाता है। लेकिन तभी अचानक वहां का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। आसमान खौफनाक काले रंग में तब्दील हो जाता है और बादलों के बीच स्केलेटर का एक विशाल और खौफनाक चेहरा उभर आता है। स्केलेटर एक ऐसा भयानक राज खोलता है जिसे सुनकर एडम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके माता पिता अभी भी जिंदा हैं। स्केलेटर शर्त रखता है कि अगर एडम अपने माता पिता को जिंदा देखना चाहता है तो उसे अपनी जादुई तलवार लेकर स्नेक माउंटेन आना होगा। टीला एडम को चेतावनी देती है कि यह स्केलेटर की बिछाई हुई मौत की चाल है और वह उसे तलवार सौंपने नहीं दे सकती। लेकिन एडम को लगता है कि अब उसके पास देवताओं जैसी अजेय शक्ति है। वह किसी भी कीमत पर अपने माता पिता को मरने नहीं दे सकता और सीधे स्केलेटर की मांद में जाने का फैसला कर लेता है। डंकन और टीला भी उसका साथ देने के लिए उसके पीछे निकल पड़ते हैं, लेकिन स्नेक माउंटेन के अंधेरे में स्केलेटर ने उनके लिए जो खौफनाक जाल बिछाया था उसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। एक लंबे और खतरनाक सफर के बाद एडम और उसके साथी आखिरकार खौफनाक स्नेक माउंटेन के द्वार पर पहुंच जाते हैं। वहां खतरनाक गोटमैन पहरा दे रहा होता है। वह एडम से तलवार मांगता है, लेकिन एडम साफ कह देता है कि वह यह तलवार केवल स्केलेटर के हाथ में देगा। तभी जादूगरनी एविल वहां आ जाती है और एडम के साथियों को काल कोठरी में धकेलने का आदेश देती है, जबकि एडम को सीधे स्केलेटर के सामने ले जाया जाता है। अंदर पहुंचते ही एडम अपने पिता राजा रैंडर को बंदी और बेबस हालत में देखता है। गुस्से में उबलता हुआ एडम स्केलेटर पर हमला करने के लिए अपनी तलवार निकालता है, लेकिन तभी ट्राइकॉप्स, मॉसमैन, स्पाइकर और गोटमैन जैसे खूंखार दुश्मन एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। एडम अपनी जादुई ताकत से एक एक करके सबको धूल चटा देता है। वह मॉसमैन को तलवार घोंप देता है और गोटमैन को सीधे खौलते हुए लावे में फेंक देता है। लेकिन यह सब स्केलेटर की एक सोची समझी चाल थी। एविल अपने काले जादू से एडम को रोकती है। बौखलाहट में एडम एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। वह पूरी ताकत से अपनी जादुई तलवार स्केलेटर की ओर फेंकता है, लेकिन निशाना चूक जाता है और तलवार सीधे दीवार से जा टकराती है। इस जोरदार झटके से गुफा की छत टूट जाती है और भारी मलबा सीधा नीचे बंधे राजा रैंडर के ऊपर गिर जाता है। एडम घबराकर मलबा हटाता है और अपने बुरी तरह घायल पिता को बाहर निकालता है। एडम रोते हुए कहता है कि वह कमजोर लड़का नहीं रहा, वह वही ताकतवर योद्धा बन गया है जो उसके पिता हमेशा चाहते थे। लेकिन मरते हुए राजा रैंडर बेहद भावुक होकर कहते हैं कि उन्हें हमेशा पछतावा रहेगा कि उन्होंने एडम को उसकी असलियत बदलने पर मजबूर किया। वह बस उसे इस कठोर दुनिया से बचाना चाहते थे। और इतना कहते ही राजा रैंडर एडम की बाहों में हमेशा के लिए दम तोड़ देते हैं। पिता की मौत से एडम अंदर से इस कदर टूट जाता है कि उसकी जादुई ताकत पल भर में खत्म हो जाती है और वह वापस अपने कमजोर इंसानी रूप में आ जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर स्केलेटर एडम पर पीछे से वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। जब एडम की आंख खुलती है तो वह खुद को एक काल कोठरी में पाता है, जहां डंकन और टीला उसे संभालते हैं। अब वह अजेय जादुई तलवार स्केलेटर के हाथों में जा चुकी थी। स्केलेटर पागलों की तरह जादुई शब्द बाय द पावर ऑफ ग्रेस्कल चिल्लाता है, लेकिन तलवार कोई शक्ति नहीं दिखाती। एविल उसे बताती है कि इस तलवार की असली शक्ति जगाने के लिए उन्हें कैसल ग्रेस्कल जाकर एक खौफनाक अनुष्ठान करना होगा। एडम अब बिना किसी शक्ति के जेल में सड़ रहा था और पूरे ब्रह्मांड के विनाश की चाबी अब सबसे खूंखार विलेन के हाथ लग चुकी थी, जो कैसल ग्रेस्कल की ओर निकल पड़ा था। काल कोठरी के उस खौफनाक अंधेरे में एडम पूरी तरह से अपनी हिम्मत हार चुका था। तभी डंकन उसके पास आकर बैठता है और उसे समझाता है कि वह भावनाओं को जताना नहीं जानता, लेकिन वह हारने का दर्द बहुत अच्छी तरह समझता है। डंकन एडम को बचपन की वही पुरानी बात याद दिलाता है कि जब तुम जमीन पर गिरते हो तो वह तुम्हें दोबारा पूरी ताकत से खड़े होने का मौका देता है। इसी बीच वहाँ एक बेहद भावुक कर देने वाला पल आता है। एडम का बचपन का पालतू बाघ क्रिंजर, जो अब एक विशालकाय और खूंखार बाघ बन चुका था, वहाँ आ जाता है और दोनों गले मिलते हैं। क्रिंजर को देखकर एडम के अंदर एक नई आग पैदा हो जाती है। एडम तुरंत खड़ा होता है और पृथ्वी पर सीखी गई अपनी एचआर वाली स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए सभी कैदियों के सामने एक जबरदस्त भाषण देता है। वह रैम मैन, फिस्टो और डियान को उनकी असली ताकत याद दिलाते हुए कहता है कि अकेले वे सब कमजोर हो सकते हैं, लेकिन अगर वे एक टीम बन जाएं तो वे किसी भी दुश्मन को खाक में मिला सकते हैं। एडम की बातें सुनकर सभी कैदियों के खून में उबाल आ जाता है और वे इटर्निया के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले डंकन अपनी पुरानी रोबोट साथी रोबोटो को एक डिवाइस देकर फिर से चालू कर देता है। रोबोटो के ठीक होते ही वे सब मिलकर पूरी
ताकत से काल कोठरी का दरवाजा तोड़ देते हैं। वे पहरेदारों को बुरी तरह रौंदते हुए सीधे कैसल ग्रेस्कल की ओर निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर कैसल ग्रेस्कल के अंदर स्केलेटर और एविल लिन ने उस जादुई तलवार को उसकी जगह पर रखकर अपना खौफनाक अनुष्ठान शुरू कर दिया था। लेकिन इससे पहले कि वे सफल हो पाते, एडम और इटर्निया के असली नायक वहां धमक पड़ते हैं। बाहर दुश्मनों की फौज और इटर्निया के नायकों के बीच एक खौफनाक महासंग्राम छिड़ जाता है। डंकन का सामना एक बार फिर से खूंखार ट्रैप जॉ से होता है, जो एक जहाज से गोलियां बरसा रहा था। इस बार डंकन कोई रहम नहीं दिखाता। वह हवा में छलांग लगाकर ट्रैप जॉ के जहाज पर घुस जाता है, उसे बुरी तरह पीटता है और अंत में उसके मुंह के अंदर सीधा एक बम ठूंस देता है। एक भयानक धमाके के साथ ट्रैप जॉ के चिथड़े उड़ जाते हैं और डंकन अपनी पिछली हार का बदला ले लेता है। इधर कैसल के अंदर एडम अपने विशालकाय बाघ क्रिंजर पर सवार होकर सीधे स्केलेटर से भिड़ने पहुंचता है। टीला जादूगरनी एविल लिन से लड़ रही होती है और एडम स्केलेटर पर अपनी पूरी ताकत लगाकर वार करता है, लेकिन स्केलेटर अब बहुत ताकतवर हो चुका था। वह अपनी शक्तियों से एडम के वार को रोक लेता है। तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना पूरे ब्रह्मांड में किसी ने नहीं की थी। दोनों की जादुई ताकतों के इस भयानक टकराव के बीच वह अजेय स्वॉर्ड ऑफ पावर झटके से टूटकर कई टुकड़ों में बिखर जाती है। उस भयानक झटके से एडम हवा में दूर जा गिरता है। स्केलेटर टूटी हुई तलवार का एक टुकड़ा उठाता है और एक खौफनाक हंसी हंसते हुए कहता है कि बिना इस तलवार के एडम कुछ भी नहीं है। स्केलेटर ने एडम को अपनी खौफनाक पकड़ में जकड़ लिया था। तलवार टूट चुकी थी, शक्ति खत्म हो गई थी और एडम अब पूरी तरह बेबस था। स्केलेटर की खौफनाक पकड़ में आते ही एडम अचानक एक अजीब सी दुनिया में अपनी आंखें खोलता है। वह खुद को वापस पृथ्वी पर अपने पुराने जिम में पाता है, जहां स्केलेटर वर्कआउट कर रहा होता है और अचानक एडम पर एक भारी वजन फेंक देता है। अगले ही पल एडम एक रेस्टोरेंट में अपनी डेट पर होता है, लेकिन उसके सामने बैठी लड़की पलक झपकते ही स्केलेटर में बदल जाती है, जो उसे बालों से घसीटकर सीधा उसके ऑफिस में फेंक देता है। ऑफिस में उसकी बॉस उसे बुरी तरह डांट रही होती है और तभी स्केलेटर वहां आकर एडम का गला पकड़ लेता है और उसी जादुई तलवार का टूटा हुआ हिस्सा सीधे एडम के पेट में घोंप देता है। एडम दर्द से तड़पता हुआ अपने कमरे के फर्श पर गिरता है, जहां उसका रूममेट उसे जादूगरनी की बनाई हुई एक पुरानी ड्राइंग थमा देता है। एडम मौत के मुहाने पर था, तभी खिड़की से हवा का एक तेज झोंका आता है और जादूगरनी एक पक्षी के रूप में वहां प्रकट होती है, जो कुछ ही पलों में अपने असली इंसानी रूप में बदल जाती है। जादूगरनी एडम के घावों को जादुई तरीके से भरते हुए उसे इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा राज बताती है। वे जादुई शब्द आई हैव द पावर का मतलब यह कभी नहीं था कि शक्ति तलवार के अंदर है, बल्कि वह असीम शक्ति खुद एडम के भीतर है। जादूगरनी समझाती है कि पिछले सभी योद्धाओं ने सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत पर भरोसा किया था, लेकिन एडम को इसलिए चुना गया क्योंकि उसके पास इंसानियत, सहानुभूति और दूसरों का दर्द समझने की सच्ची शक्ति है। असल में तलवार नहीं, बल्कि एडम खुद उस असीम शक्ति का सच्चा बर्तन है। यह परम सत्य जानते ही एडम के अंदर एक ऐसी ऊर्जा दौड़ जाती है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वह अपने शरीर से तलवार के उस टूटे हुए टुकड़े को बाहर निकालता है और देखते ही देखते जादू से तलवार के सारे बिखरे हुए टुकड़े हवा में जुड़कर वापस एक पूरी और पहले से भी ज्यादा चमकदार तलवार बन जाते हैं। एडम पूरी ताकत से अपना मंत्र चिल्लाता है और एक महाबली सुपर हीरो के रूप में वापस लौट आता है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। एडम सीधे स्केलेटर के सामने जाकर खड़ा होता है और अपनी एचआर वाली बातचीत की कला का इस्तेमाल करते हुए स्केलेटर को एक आखिरी मौका देता है कि वह अपनी बुराई छोड़कर सुधर जाए। लेकिन स्केलेटर यह सुनकर जोर जोर से और पागलों की तरह हंसने लगता है। वह कहता है कि वह एक विलेन है और बुराई करना उसकी फितरत है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। स्केलेटर बिना समय गंवाए एडम पर बेहद खौफनाक और जानलेवा हमला कर देता है। वह एडम को जमीन पर पटक कर बुरी तरह पीटते हुए ताना मारता है कि एडम के पास शक्ति तो आ गई है, लेकिन उसे इस शक्ति का इस्तेमाल करना ही नहीं आता। लेकिन इस बार एडम का हौसला टूटने वाला नहीं था। एडम पूरी शान और दृढ़ता के साथ अपने पैरों पर खड़ा होता है और स्केलेटर की आंखों में आंखें डालकर कहता है, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करना है, मैं बस करना नहीं चाहता। इतना कहते ही एडम अपना सबसे खौफनाक और जोरदार मुक्का हवा में उठाता है। क्या एडम का यह एक वार स्केलेटर के खौफनाक साम्राज्य का हमेशा के लिए अंत कर पाएगा? एडम का वह एक मुक्का इतनी भयानक ताकत से स्केलेटर के चेहरे पर पड़ता है कि वह खूंखार विलेन हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। हालात बिगड़ते देख और स्केलेटर को हारता हुआ पाकर उसकी चालाक जादूगरनी एविल लिन और बीस्ट मैन उसे वहीं मरने के लिए छोड़कर वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं। बौखलाया हुआ स्केलेटर आखिरी कोशिश करते हुए अपने खौफनाक जादुई हथियार से एडम पर वार करना चाहता है, लेकिन एडम की असीम ऊर्जा के सामने वह हथियार पल भर में चकनाचूर हो जाता है। एडम अपनी तलवार से ऊर्जा की एक इतनी विशाल और शक्तिशाली लहर छोड़ता है कि स्केलेटर उसी में भस्म होकर हार जाता है और इसी के साथ उस खौफनाक विलेन के घमंड का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। इस महासंग्राम के ठीक 6 महीने बाद इटर्निया की
दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। खंडहर बन चुका इटरनॉस शहर अब फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया है और उसकी पुरानी खूबसूरती लौट आई है। रानी मरीना एक बार फिर से इटरनॉस की राजगद्दी संभाल रही है। पूरे महल में जश्न का माहौल है, जहां सारे पुराने साथी एक साथ इस जीत की खुशियां मना रहे हैं। डंकन ने अपनी रोबोट साथी रोबोटों को भी मरम्मत करके पूरी तरह से ठीक कर दिया है। टीला एडम और डंकन को पास बुलाती है और गर्व से कहती है कि वे दोनों इटरनॉस का गुरूर हैं। टीला एडम को याद दिलाती है कि बचपन में उसने जिन नायकों की तस्वीरें बनाई थीं, आज वे सभी एक साथ एक टीम की तरह खड़े हैं। बातों ही बातों में टीला मजाक करते हुए एडम से पूछती है कि क्या उसने उसके लिए कोई नाम सोचा है। एडम मुस्कुराते हुए कहता है, वॉरियर गॉडेस। टीला को यह नाम थोड़ा अजीब लेकिन अच्छा लगता है। इसके बाद वह उत्सुकता से पूछती है कि क्या एडम ने अपने इस नए जादुई रूप के लिए भी कोई नाम रखा है। एडम पूरे गर्व के साथ अपना नया नाम बताता है, ही मैन। यह नाम सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं और उन्हें यह नाम थोड़ा अजीब और बहुत ज्यादा माचो लगता है। सबसे मजेदार बात यह होती है कि एडम अपने साथ पृथ्वी से अपने उस रूममेट को भी इटर्निया ले आया है, ताकि वह उसे यकीन दिला सके कि वह कभी पागल नहीं था और उसकी सारी कहानियां सच थीं। सब लोग खुशी से हंस ही रहे होते हैं कि तभी अचानक रोबोटों के सिस्टम में एक इमरजेंसी सिग्नल बजने लगता है। पास के ही एक गांव पर दुश्मनों ने हमला कर दिया था। टीला मुस्कुराते हुए कहती है कि यह काम तो अब ही मैन का ही है। एडम अपनी पुरानी आदत के अनुसार सबसे छिपकर रूप बदलने के लिए एक बहुत ही कमजोर सा बहाना बनाता है कि उसे क्रिंजर के साथ कुछ काम है और वह वहां से जाने लगता है। यह देखकर सब लोग ठाके मारकर हंस पड़ते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि अब उसकी असलियत किसी से छिपी नहीं है। सब जानते हैं कि वही ही मैन है। डंकन मुस्कुराता है और सबसे कहता है कि उसे अपने तरीके से काम करने दो। इसके बाद ही मैन अपनी तलवार उठाता है और इस बार क्रिंजर भी अपने खूंखार बैटल आर्मर में सज्ज होकर उसके साथ एक नए मिशन पर निकल पड़ता है।